नमस्कार दोस्तों हमारे पड़ोसी देश नेपाल में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आप सब जानते हैं पिछले साल काफी बड़ा जेंजी प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद उथल पुथल हो गया था। पूरा देश ऐसा लग रहा था किस दिशा में जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। लेकिन फाइनली जो इलेक्शन हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जो जेंजी है, यूथ है, वहाँ की जो जनता है, उन्होंने बालेन शाह को चुना है। बालेन शाह की जो पार्टी है आरएसपी, उसको चुना है और बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री बताई जा रही है। और देखो, नेपाल के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब से नेपाल रिपब्लिक बना है 2008 के बाद से, इतने सारे प्राइम मिनिस्टर बदले हैं। हर साल 2 साल में 6 महीने में प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं। कभी दो पार्टीज एक साथ आ जाती हैं, कभी वो पार्टी किसी और के साथ चली जाती है। मतलब नेपाल में ऐसा है कि जैसे मान लो भारत में अगर मैं कहूं कि बीजेपी कांग्रेस एक साथ आ गए, उन्होंने सरकार बना ली, फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी साथ आ गई, उन्होंने सरकार बना ली। ये कुछ वैसा ही चल रहा था नेपाल में। लेकिन फाइनली यहाँ पर उनकी जो जनता है, उन्होंने कहा कि अब बहुत हो चुका, यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार, और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 2/3 मेजॉरिटी के साथ सरकार बनने जा रही है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जब भी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है तो आगे क्या होगा, थोड़े बहुत भी मिस्टेक्स हुए तो यहाँ पर जनता आक्रोश में आती है। काफ़ी कुछ हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हो खबर, नेपाल इलेक्शन 2026 रिजल्ट्स, रैपर पॉलिटिशियन बालेन शाह आरएसपी रजिस्टर्स लैंडस्लाइड विक्ट्री। इसको हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली नेपाल में इस समय हो क्या रहा है, कौन कौन सी पार्टीज हैं, क्यों सरकार जो है आरएसपी की बनेगी, जनता ने क्यों चुना, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 2026 का जो नेपाल जनरल इलेक्शन हुआ है, इट हैज प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक पॉलिटिकल शिफ्ट। पूरे साउथ एशिया में अगर आप देखोगे, काफी बड़ा बदलाव रिसेंट डिकेड्स में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं आरएसपी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जिसको लेड किया जा रहा है बालेंद्र शाह के द्वारा, जिसको पॉपुलरली आप नेपाल में देखेंगे तो बालेन के नाम से जाना जाता है। एंड उन्होंने हिस्टोरिकल गेन अचीव किया इस पर्टिकुलर इलेक्शन में, मैं आपको आगे बताऊंगा। और क्या है कि नेपाल के पॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे ना, 3 डोमिनेंट पार्टीज अभी तक थी। एक तो आपका नेशनल कांग्रेस एनसी हो गई, सीपीएन हो गई, फिर इसके अलावा सीपीएन एमसी हो गई, माओइस्ट कम्युनिस्ट। तो यही 3 पार्टीज मिलकर, मतलब कभी एनसी जो है वो सीपीएन माओइस्ट कम्युनिस्ट के साथ हो जाती थी, कभी जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो एक साथ आ जाती थी, वो सरकार बना लेती थी, और इसी तरह से पूरा जो पहिया है वो चलता रहता था। लेकिन 2026 का ये जो इलेक्शन है, इसने सब कुछ तोड़ के रख दिया है। मतलब एक जनरेशनल और सिस्टमिक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं ना, वो नेपाल के अंदर आने जा रहा है। अच्छा, नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे भारत में आप सब जानते हैं फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वैसे ही आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। नेपाल की पार्लियामेंट जो है वहां पर 275 मेंबर्स हैं। जैसे हमारे यहां पर लोकसभा है, ठीक है, वैसे ही वहां की जो पार्लियामेंट है वहां पर 275 मेंबर्स हैं। लेकिन सभी 275 मेंबर्स डायरेक्टली नहीं चुने जाते। हमारे यहां पर तो क्या है, 543 जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं। वहां पर क्या होता है, 165 सीट्स पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो भारत में भी चलता है, राइट। और यहां पर क्या होता है, जितना आपको परसेंटेज वोट मिला उसके हिसाब से आपको 110 सीट्स में से बंटवारा होता है, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव जिसको कहते हैं, और इस हिसाब से यहां पर जिसकी मेजॉरिटी आती है वो सरकार बना लेता है। तो यहां पर भी जैसे भारत में एग्जीक्यूटिव लीडर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे नेपाल में भी हैं। नेपाल में हेड ऑफ द स्टेट, भारत में सेम प्रेसिडेंट होते हैं। अच्छा, जब से अबॉलिशन हुआ है मोनार्की का 2006 में, जो पूरा नेपालीज सिविल वॉर पीस प्रोसेस हुआ था, उसके बाद से आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कोलिशन गवर्नमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, वो चल रहा था। इनफैक्ट आप देख सकते हैं 2008 से लेकर 2025 के बीच में 1 दर्जन से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं नेपाल के अंदर। इनफैक्ट कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि यहां पर 5 साल पूरी सरकार चल सके, 5 साल एक ही प्राइम मिनिस्टर बने रहे, अभी तक नेपाल में नहीं हो पा रहा था। अब क्वेश्चन ये आता है कि बालेंद्र या फिर बालेन शाह कौन है, क्यों इनकी इतनी चर्चा हो रही है। देखो, ही इज वन ऑफ द मोस्ट अनकन्वेंशनल पॉलिटिकल लीडर्स। नेपाल के लोग और स्पेशली जो यूथ है उनमें वो काफी पॉपुलर हैं। इनकी उम्र हार्डली 35 साल के आसपास है। 1990 में जन्म हुआ और वो प्रोफेशन के हिसाब से स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे, लेकिन पॉलिटिक्स में आने से पहले वो नेपाली रैपर थे और वो अपने सॉन्ग्स के थ्रू क्रिटिसाइज किया करते थे करप्शन को लेकर, पॉलिटिकल एलिट्स को लेकर, सोशल इनइक्वालिटी को लेकर। और उन्हीं की जो म्यूजिक है ना, वो उनको काफी पॉपुलर बना दिया अर्बन यूथ और स्टूडेंट्स के बीच में। उनकी जो पॉलिटिक्स में एंट्री होती है वो होती है 2022 में। 2022 में क्या होता है, काठमांडू जो कैपिटल है नेपाल की, उनका मेयरोल का इलेक्शन होता है, जो मेयर का चुनाव होता है। उसमें वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़े होते हैं और वो जीत जाते हैं। और यहाँ पर जो 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, नेपाली कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, उनके कैंडिडेट्स को वो हरा देते हैं। मतलब ये जो विक्ट्री थी ना, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बताया जा रहा है कि इट टर्न हिम इनटू अ सिंबल ऑफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स। जो भी
ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के खिलाफ लोग थे, वो बालेन शाह के तरफ जो है धीरे धीरे जाने लग गए। अब यहां पर उनकी पार्टी का क्या रोल है? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, देखो बालेंद्र शाह ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस पार्टी को बनाया था। ये जो आरएसपी पार्टी है ना, इसको बनाया था 2022 में एक जर्नलिस्ट हैं राबी लामिछा ने, तो उनके द्वारा वो बनाया गया था। और पार्टी की आइडियोलॉजी भी एंटी करप्शन, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, प्रो गवर्नेंस रिफॉर्म, प्रो यूथ लीडरशिप उसकी तरफ था। उनका एजेंडा मेन था कि ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म लाया जाए, ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन लाया जाए, डिजिटल गवर्नमेंट लाया जाए। तो बालेंद्र शाह इनके मेंबर नहीं थे। वो तो क्या है कि आप सब जानते हो पिछले साल जिस तरह से प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, अब चुनाव होना था। अब इसी के चुनाव के जस्ट पहले पिछले साल दिसंबर में बालेंद्र शाह क्या करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। और उसी के बाद से आप देखो कि इस पार्टी को एकदम लोगों का पूरा सपोर्ट मिलने लगता है। इट्स बिकॉज ऑफ बालेंद्र शाह, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर 2025 में हुआ क्या था, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। आप सब जानते हो जेनजी जो है उनका प्रोटेस्ट हो रहा था, करप्शन स्कैंडल्स को लेकर लोग आवाज उठा रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजों को लेकर। एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स सड़कों पर आए थे, काठमांडू से लेकर विराटनगर, पोखरा, हर जगह वायलेंट क्लैशेस आपको देखने को मिला था, दर्जनों लोग मारे गए थे। एंड जो प्रोटेस्ट था इसकी वजह से केपी ओली शर्मा की जो सरकार चल रही थी उनको गिरना पड़ा। यहां पर सरकार हट गई और आप सब जानते हो कि विद्या देवी भंडारी उनको एज अ इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पर बनाया गया कि वो थोड़े समय तक गवर्नमेंट चलाएं। और उन्होंने भी अच्छा किया कि भाई 6 महीना उन्होंने कहा कि हम 6 महीने के बाद इलेक्शन कराएंगे, और उन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया। 6 महीने के बाद अब फाइनली इलेक्शन हो रहा है। अब इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया है? इलेक्शन का रिजल्ट मैं आपको बता दूं, जो बालेन शाह की पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, इनको 2/3 मेजॉरिटी मिलने जा रही है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी फुल रिजल्ट आया नहीं है, बस आने ही वाला है, आप समझिए। क्योंकि क्या होता है ना, नेपाल में ईवीएम के थ्रू वोटिंग नहीं होती है। वहाँ पर जो हैंड के थ्रू जो ठप्पा लगाते हैं ना और पर्ची फोल्ड करते हैं, तो उसको काउंटिंग में बहुत टाइम लग जाता है। तो पिछले 1-2 दिन से वो काउंटिंग चली रही है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। एंड लेकिन अभी तक जो ट्रेंड सामने आया है उसमें क्लियर हो चुका है कि 2/3 मेजॉरिटी जीतने वाली है बालेन शाह की पार्टी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। और सबसे बड़ा अपसेट तो इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, केपी शर्मा ओली को लगा है। बालेन शाह केपी शर्मा ओली के खिलाफ खड़े हुए थे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और आप देख सकते हो बालेन शाह को 68,000 से ज्यादा वोट मिला है और केपी शर्मा ओली को सिर्फ 18,700 वोट। मतलब इसी से आप समझ पाओगे कि नेपाल में ये कितना बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्यों यहां पर बालेन शाह को जो लोग हैं वो पसंद कर रहे हैं। एंड नेपाल का जो ओल्ड पॉलिटिकल एलीट है ना, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। जैसे नेपाली कांग्रेस की अगर हम बात करें, 1947 में ये पार्टी फाउंड हुई थी, नेपाल की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी, लेकिन करप्शन के चार्जेस, इंटरनल फैक्शनलिज्म, ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी। केपी शर्मा ओली की जो पार्टी है सीपीएन यूएमएल, वो कम्युनिस्ट पार्टी है। एंड अगेन रूरल सपोर्ट काफी ज्यादा था, लेकिन अगेन ये लोग अच्छे से नेपाल को चला नहीं पा रहे थे। गवर्नेंस को लेकर क्रिटिसिज्म हो रहा था, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था, पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई थी। और यहां पर एक और पार्टी है, लेफ्ट पार्टी है माओइस्ट सेंटर, विच इज लेड बाय पुष्प कमल दहल। जो पूरा सिविल वॉर हुआ था ना नेपाल के अंदर 2006 में, तो उसको लीड किया गया था इन्हीं के द्वारा। प्रचंडा आपने सुना होगा नाम। तो अगेन उनकी भी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा जो है नीचे हो चुकी है। अच्छा, अब बालेन शाह इतने पॉपुलर क्यों है? क्योंकि एंटी करप्शन का इमेज है। इनफैक्ट मैं देख रहा था नेपाल में, कई लोगों से मैंने बात किया तो काफी सारे लोग ऐसे थे नेपाल में जो ऐसा मान रहे थे कि जैसे भारत में आपने आम आदमी पार्टी का देखा था ना, उदय हुआ था जिस तरह से, कुछ वैसा ही वहां पर बालेन शाह के साथ भी बताया जा रहा है कि एंटी करप्शन इमेज है। ही पोर्ट्रेज हिमसेल्फ एज अ क्लीन आउटसाइडर। सोशल मीडिया में डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा, टिकटॉक के थ्रू, यूट्यूब, फेसबुक, मिलियंस ऑफ यंग वोटर्स को रीच करते हैं। अर्बन गवर्नेंस में काफी सक्सेस मिला है, क्योंकि काठमांडू के वो मेयर थे और आते ही उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे इलीगल स्ट्रक्चर्स को हटाया, वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव किया, म्युनिसिपल सर्विसेज को डिजिटाइज कर दिया। जब चीजें डिजिटाइज हो जाती हैं तो करप्शन वगैरह कम हो जाता है। तो इसकी वजह से उनका जो रेपुटेशन है ना, वो रिजल्ट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटर की तरह है कि वो जब भी किसी कुर्सी पर बैठेंगे तो वो काम करके दिखाएंगे। यूथ डेमोग्राफिक एडवांटेज भी है, क्योंकि नेपाल की पॉपुलेशन आप देखो 40% 25 साल के अंडर में है। तो ज्यादातर सपोर्ट आपको बालेन शाह का इन्हीं की तरफ से आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, मैं कई लोगों से बात भी कर रहा था नेपाल में, उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं आउटसाइड से भी सपोर्ट मिल रहा है। क्या अमेरिका इसके पीछे है? इसको लेकर भी काफी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह का इलेक्शन कैंपेन वगैरह चला, जिस तरह से उन्होंने किया, कुछ अमेरिकन स्टाइल जैसा
जैसा लग रहा था। मतलब कि अमेरिका का सपोर्ट कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। अब कितना सही है गलत है मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। खैर, यहां पर इसका नेपाल की फॉरेन पॉलिसी पर क्या इंपैक्ट आएगा? देखो, नेपाल आप सब जानते हो जियो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तरफ भारत है इधर और दूसरी तरफ चाइना हो गया। तो इसकी वजह से डिप्लोमेटिक बैलेंस करने की कोशिश करता है नेपाल अक्सर। और भारत के साथ कई डिस्प्यूट्स भी हैं, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट, काला पानी, लिपू लेक को लेकर, ट्रेड डिपेंडेंसी भी है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेड नेपाल का भारत के साथ ही होता है, एनर्जी कॉर्पोरेशन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह हो रहा है। तो भारत भी काफ़ी कॉशियसली देख रहा है इस पूरे चुनाव को। एंड इनफैक्ट आप देख सकते हो, जैसे ये इलेक्शन खत्म हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको लेकर बोला, कहा कि पीसफुल नेपाल इलेक्शंस हिस्टोरिक, रेडी टू वर्क विथ न्यू गवर्नमेंट। ये पीएम मोदी ने पहले ही बोल दिया है। लेकिन यहां पर जैसा मैंने आपको बोला, चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली। क्या होता है ना कि जब आप इतने पॉपुलर होते हो ना और लोगों का इतना बड़ा सपोर्ट होता है, तो कई बार डाउनफॉल भी उतने कई बार तेजी से हो जाता है अगर आप लोगों की एक्सपेक्टेशन पर नहीं उतरोगे। तो चैलेंजेस यहां पर यह है कि देखो, अभी तक नेपाल में कोलिशन की सरकार चल रही थी, पॉलिटिक्स चल रही थी। यहां पर काफी लंबे समय के बाद एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी मिली है। तो क्या यहां पर बालेन शाह 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे? बड़ा सवाल है। क्या वो सही से गवर्न कर पाएंगे? अगेन बड़ा सवाल है। क्योंकि एक मेयर के तौर पर उन्होंने कुछ करके दिखाया, जो लोगों को पसंद आया, वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन पूरे देश को फॉरेन पॉलिसी, बहुत सारी चीजें होती है ना, क्या वो उस चीज को संभाल पाएंगे? फिर इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी का भी प्रेशर होगा, क्योंकि जो ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम है वो थोड़ा सा रेसिस्ट करेगी रिफॉर्म्स को लेके। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आएंगे, क्योंकि नेपाल में ऑलरेडी हाई अनएम्प्लॉयमेंट, रेमिटेंस के इश्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, ये सारी चीजें हैं। और भारत और चाइना को भी बैलेंस करना है, वो कैसे करेंगे? भारत क्यों इतना केयरफुली वॉच कर रहा है? क्योंकि देखो, भारत के लिए कई कंसर्न है कि क्या नेपाल हमारे साथ हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन कंटिन्यू करेगा कि नहीं। नेपाल जो है वो चाइना की तरफ तो नहीं झुक जाएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं, जो बालेन शाह है, उनका थोड़ा बहुत ये भी इमेज है कि कहीं ना कहीं वो एंटी इंडिया स्टैंस ले रहे हैं। ऑल्दो मैंने कहीं पर भी उनको एंटी इंडिया स्टेटमेंट देते हुए नहीं सुना, लेकिन हाँ, एक इमेज होती है ना कि हाँ, वो हो सकता है। लेकिन जहां तक ऐसा लग रहा है ना कि वो टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस को चलाएंगे, मतलब रादर देन टेकिंग वन साइड कि वो भारत के साथ है या फिर चाइना के साथ, में भी शायद यहाँ पर एक बैलेंस अप्रोच करेंगे। और क्या होता है ना कि जब आप कुर्सी पर बैठते हो ना, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर, आपके ऊपर वैसे ही बहुत जिम्मेदारी हो जाती है, काफी कुछ करना पड़ता है। कंपेयर अगर आप करो पहले के लीडर से, जैसे केपी शर्मा ओली तो पूरी तरह से एंटी इंडिया हो गए थे, जिस तरह से मैप की कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी, आप सबको याद होगा 2020 में। फिर पुष्प कमल दहल, ये बैलेंस रखते थे, लेकिन कई बार प्रो चाइना भी अप्रोच अपना लेते थे। देखना होगा बालेन शाह का अप्रोच कैसा होता है। आई एम श्योर कि भारत की तरफ से काफी अच्छे से इस पर निगरानी रखी जाएगी कि नेपाल में किस तरह से चीजें ढलती हैं, क्या होगा। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको एकदम डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नेपाल में अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल 2015 का, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027 का बैच स्पेशली हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसको आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और हमारे बैचेस में प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। और कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, बैच से रिलेटेड, ऑफर से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।